ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रणव देसाई जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके कह सकते हैं कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रणव जी, अभी एक जो बुनियादी सवाल है वो मेरा सवाल ये है कि एक दो तरह की चुनौतियां, एक तो ये है कि सरकार के स्तर पे किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो समाज है हमारा, उसके स्तर पे किस तरह की चुनौतियां होती हैं, फैमिली के स्तर पे किस तरह की चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो संस्कृति है, अहम ब्रह्मास्मि, हर एक, अगर आपको चैलेंज फिजिकल हो तो भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप में कोई खामी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मगज में रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे किसी की उम्र होती है तो आँख का प्रॉब्लम होता है, कान का प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो डिसेबल हो गए, तो क्या वो, तो कोई जल्दी होता है, कोई बाद में होता है। ये तो परिस्थितियाँ आती रहती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो देयर इज तो अपाहिज बन जाते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो माता पिता को या फैमिली को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि बाहर की संस्कृति में और हमारे यहाँ, कि हम लोग कर्म की थियरी समझ के कर्म का परिणाम है, कुछ किया होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो है वो है, बट फिर भी उसमें ताकत है। वो एक ईश्वर का बंदा है, तो उस हिसाब से उसको सपोर्ट देके उसको पढ़ाना चाहिए, उसको पूरा मोटिवेट करना चाहिए। आप किस तरह के कानून हिंदुस्तान के अंदर चाह रहे हैं? आपकी सोच क्या है? इकोनॉमिक अगर स्तर पे देखा जाए तो आप किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो एक बिल भी अगर जो पेंडिंग है, अगर उसको जल्दी हम पास करें तो काफ़ी कुछ उसमें प्रोविजंस हम ला सकते हैं और हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स ट्रीटी 2007 में 2007 में यूएन ने किया, जिसमें से करीब 170 कंट्री से ज़्यादा कंट्री ने साइन किया, भारत भी उसमें एक है। वो ये क्या है कि इसके वजह पूरी दुनिया आज जागरूक हो गई है कि अपंगों को या स्पेशली एबल पीपल को एक इक्वल मौका देना चाहिए सोसाइटी को, और उनको भी इंडिपेंडेंट लिविंग का, अपने आप जीने का अवसर होना चाहिए। वो उनका राइट है। तो पूरा दुनिया का जो फोकस है वो वेलफेयर से उठ के अभी इंडिपेंडेंट लिविंग और इकोनॉमिक्स पे जा रहा है। पहली बात तो उसके तहत अगर देखा जाए तो दुनिया भर में अभी डिमांड फॉर इक्विपमेंट्स एंड वेरियस एड्स एंड ऑल ऑफ दैट विल ग्रो। तो भारत को ऐसा सोचना चाहिए। तो अभी इकोनॉमिक टाइम्स में भी मेरा एक आर्टिकल था कि पूरे दुनिया में 1 बिलियन लोग, समझ लो कि 100 करोड़ लोग माने जाते हैं कि यूएन के हिसाब से कि स्पेशली एबल पीपल है, डिफरेंटली एबल पीपल है। तो अगर हम इन सब लोगों को हियरिंग एड दे तो इंडिया को, भारत को ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए ताकि, और 100% एफडीआई शायद उसमें दे, तो पूरी दुनिया का हियरिंग एड हम क्यों नहीं बनाएं? क्योंकि हम लो कॉस्ट में बना सकते हैं। तो इसको हमको इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि देयर इज अ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि इस क्षेत्र में अगर फोकस किया जाए तो ये सब चीजें यहाँ पे बना के दुनिया भर को हम दे सकते हैं। तो उसमें अपने लोगों का तो भला होगा ही होगा, उसमें रिसर्च होगा, इंडिजिनियस डिजाइन होगी, ये सब उसके साथ आएगा, देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट। हाँ, और जैसे ये सर्विस सेक्टर जॉब्स बहुत आएंगे, केयरिंग है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, ऑल ऑफ दैट। तो आप समझो लाखों लोगों को एक अवसर मिलेगा, नौकरी मिलेगी बाय फोकसिंग ऑन दिस सेक्टर, और इट्स अ सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर। तो इसमें जॉब्स का ज़्यादा एक, उसको हम दुनिया भर के स्पीच थेरापिस्ट हम क्यों नहीं बनाए? अमेरिका में अगर हम देखें तो जो उनका फेडरल टैक्स रेवेन्यू है उसका करीब 14.5%, 15% के आसपास वो इस क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 0.009% के आसपास खर्च हो रहा है। कितना आपको लगता है कि जीडीपी का हिस्सा और बढ़ाया जाना चाहिए? कितना होना चाहिए वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि और अभी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर से भी काफ़ी पैसा आएगा तो वो अच्छी बात है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारे जैसा कंट्री ब्राज़ील है, जहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जाके आए। कुछ बजट बनाया आपने, कितने पैसे की आवश्यकता होगी? अगर 3% तक भी रखते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ब्राज़ील जैसे में कंट्री, जैसे डेवलपिंग कंट्री है, पुअर इकोनॉमिकली नॉट दैट वेल, वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल विल था। 2004 में उन लोगों ने एक्सेसिबल ब्राज़ील करके प्रोग्राम चालू किया।
इतना काम किया कि पूरे कंट्री को उन्होंने एक बदलने की कोशिश की। तो उसकी वजह आज देखिए फुटबॉल वगैरह जो भी हुआ, आपको लगेगा कि पूरा इंटरनेशनल सिटी है, व्हीलचेयर से पूरा सिटी एक्सेसिबल है। तो वो बातें अभी जैसे यहाँ वेंकैया जी 100 स्मार्ट सिटी करने वाले हैं, तो उन स्मार्ट सिटी में पूरा एक्सेसिबिलिटी आ जाना चाहिए। इस तरह से हम धीमे धीमे इसको। आपने पॉलिटिकल विल की बात की ब्राजील की, यहाँ की जो सत्ता परिवर्तन है उसमें पॉलिटिकल विल है कि इस क्षेत्र को लेकर के जरूर है, बहुत फोकस किया जाएगा। जरूर है, मैनिफेस्टो में दिया है। आपने एक बात की थी कि ये इस काम की शुरुआत कब से हो सकती है। एक तो पहली बात ये जानना चाहें, कब तक आपको लगता है कुछ टारगेट रखा गया है, क्योंकि आपने एक विजन 2020 आपने बात की है। विजन 2020 है क्या, और ये क्या इस सरकार के डॉक्यूमेंट्स में आपको लगता है कि 2020 तक जो आपने टारगेट रखा है वो पूरा हो पाएगा? और टारगेट क्या है आपने? मैं तो डेफिनेटली कि बाय ईयर 2020 हम लोग पूरे इसको ट्रांसफॉर्म कर दें। एक पॉलिटिकल विल के साथ, सबको साथ लेके इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो हमको एक इकोनॉमिक बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग लॉट मोर जॉब्स, सर्विस सेक्टर जॉब्स, सो ऑल द मनी इन्वेस्टेड इज सर्कुलेटिंग, द मनी सप्लाई इज मच बिगर। वो सब तो फायदा है, बट उसकी वजह से हम एक गौरव भी ले सकते हैं कि दुनिया से हम पिछड़े इतने भी नहीं हैं कि अगर ब्राजील भी इतना कर सकता है तो हम मतलब 2008 में चाइना ने भी बहुत अच्छा लॉ पास कर दिया। तो अभी हमको ये करने का टाइम आ गया। तो एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव सोसाइटी, नौकरी में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो इसकी वजह से। आप सोचिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अचानक आपको अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपकी लाइफ एक घूमते फिरते बंदे से लेके एक कोने में बैठ जाएंगे, बिल्कुल चेंज जाएगी। तो ये सबको साथ में मिलके ये 7 करोड़ लोगों का या 35 करोड़ फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है, 120 करोड़ लोगों का प्रॉब्लम है। सबको साथ मिलके इसमें कि ये कुछ भी किसी को भी हो सकता है, तो हम साथ में मिलके इसको पूरा सुधारा क्यों नहीं जाता, ये सोच लानी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम स्पेशल लेवल का नहीं है, पूरे देशवासियों का है। उनको ऐसा समाज, ऐसा देश बनाना चाहिए कि वो अपने आप में लोगों की टेक केयर कर सके। आपसे जानना चाहेंगे, 35 करोड़ आप कह रहे हैं लोग जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इसके साथ। हाँ। अभी 3 साल हुआ भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये जागरूकता क्यों नहीं हो पाई? जागरूकता काफ़ी एनजीओज काफ़ी कर रहे हैं, बट हर एक चीज़ का समय होता है। और हमारा सांस्कृतिक भी एक जिम्मेदारी है कि हम सबको सर्वत्र सुखी न संतु सर्वे संतु निरामया। तो हम सबको कैसे करें, इसका विचार होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, सबको साथ में लेके इसके लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। और जैसे बताया, एक इंजीनियर को एक सिंपल पाइप लगाने में खर्चे की बात नहीं है, माइंडसेट की बात है। तो अगर ये सब लोग सोचना शुरू करें कि अगर मेरे बिल्डिंग में अगर आप कंपनी के सीईओ हैं, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपकी ऑफिस एटलीस्ट एक्सेसिबल हो। आपने 2-3 बातें कही। एक तो ये कि एनजीओ आपने कहा तमाम काम करें, क्या वाकई में जो तमाम एनजीओज हैं वो ठीक तरीके से काम कर रही हैं? पहला सवाल, क्या उन एनजीओ को, जो एनजीओ बेहतर काम कर रही हैं, उनके कामों को और ज़्यादा बढ़ावा देने या तमाम एनजीओज को एक साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है? दूसरा ये कि जो तमाम परिवार, जो गरीब परिवार हैं, आपको लगता है, या मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको सरकार की तरफ से टैक्स में कुछ छूट मिलनी चाहिए? बहुत बढ़िया। अगेन मेरा इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है, मैं इस चीज़ को वेलफेयर के दृष्टि से नहीं देखना चाहता। 2 चीज़ बहुत ही मैंने, जो मेरे विचार है, मैं अपने विचार से बोल रहा हूँ, और काफ़ी लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा है कि ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर एम्प्लॉयर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप बोलेंगे कि 100 रुपए का सैलरी दिया, अगर आपको डबल टैक्स बेनिफिट, मतलब 200 रुपए का टैक्स डिडक्शन दे, तो शायद काफी कुछ लोग होंगे जो स्पेशली वो लोगों को हायर करके उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। और ये बात ऐसे फायदा होती, बिकॉज एक अपाहिज को या एक ब्लाइंड को या एक स्पेशल नीड बंदे को अगर हायर करता है तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हायरिंग ए नॉर्मल पर्सन। उसके लिए टैक्स बेनिफिट्स फैमिली को, और सरकार ये सब दे रही है और उसको बढ़ावा दे सकते हैं। आपने एक और बात कही थी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर हर जिले के अंदर होना चाहिए, उसको लेकर के हम जानना चाहते हैं उसके पीछे क्या सोच है। और दूसरा, आपने एक बात कही कि सपोर्ट की बात, सपोर्ट कहाँ लैक हो रहा है? मैं तो समझता हूँ फैमिली से शुरू होता है कि जब कोई ऐसा बंदा फैमिली में आता है तो पेरेंट्स को डेफिनेटली तकलीफ होती है, बट उसको फिर वो इग्नोर ना करे, उसके लिए उसको
तिरस्कृत ना करें, मगर उसको पढ़ाने के लिए और उसके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो फोकस वहीं से कि उसको पढ़ाया जाए, और पढ़ाने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े वो करनी चाहिए। और अभी सर्व शिक्षा अभियान और वो सब वोकेशनल ट्रेनिंग काफ़ी कुछ चीज़ें अभी चालू हो गई है और फोकस भी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर एजुकेशन सबको दिलाया जाए तो फोकस अपने आप आएगा, क्योंकि और दूसरा टैक्स बेनिफिट, तो फोकस दोनों तरफ से आएगा, फाइनेंशियली एज वेल एज सोसाइटली। नरेंद्र मोदी के भाषण में तमाम बातें वो कर रहे थे कि मानसून के लिए या तमाम चीज़ें महंगी हो रही है उसके लिए हमारे पास रियल टाइम डेटा नहीं है। क्या इस क्षेत्र को लेकर के कोई रियल टाइम डेटा मौजूद है सरकार के पास? ये डेफिनेटली हमारा इवन बीजेपी पार्टी ने बताया है मैनिफेस्टो में कि हम सबको ट्रैक करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड देंगे। और मेरा थोड़ा बहुत अभी जो माहिती मैंने इकट्ठा किया है कि ये चालू डिज़ाइन के लेवल पे हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, क्योंकि सबको, और उसमें हेल्थ कार्ड भी ट्रैक एंड ट्रीट, तो बच्चा पैदा होता है तब से उसको एक जो आइडेंटिटी कार्ड, यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड दो, उसी को हेल्थ कार्ड बना के उसको अपडेट करते रहो, ट्रैक करो और उसी तरह ट्रीट करो। बिकॉज होता क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम अर्ली इंटरवेंशन से सॉल्व हो सकते हैं, अगर ऑटिज्म का प्रॉब्लम पहले 2-3 साल में बराबर से ठीक किया तो बच्चा हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूरी है। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल में जानना चाहूँगा, आपकी तरह जो तमाम इस देश में करोड़ों लोग स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग आपको प्रेरणा स्रोत की तरीके से देख सकते हैं, देख रहे हैं आज के हमारे इस शो के अंदर, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं? क्या उनकी सोच होनी चाहिए? और भविष्य को लेकर, उनके भविष्य को लेकर के आपकी सोच क्या है, वो जानना चाहें। जैसे मैं खुद की बात कर सकता हूँ, सबके लिए अगर वो अपील करता है तो, बट मैं कभी अपने आप को एक हैंडीकैप बंदा कभी नहीं सोचा। मैं अपने आप को हमेशा मैं नॉर्मल हूँ। तो ये एक सबको स्वीकार लेना चाहिए कि जो कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसको सीमित रखे। अगर आँख का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं कि निराश होकर बैठा जाए। तो ये पहली बात है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे जाए। तो मेरा यही हमेशा रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन ऐसे लगाते हैं, तो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस से हम हमेशा प्रगति कर सकते हैं। और मैसेज तो मतलब मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा अभी, क्योंकि अभी सब चीज़ें साथ में आ रही है। कॉर्पोरेट फंडिंग, CSR का, गवर्नमेंट विल, lot of international awareness with UN convention and all of that. So things, and technology, don't forget that technology is a big driver, and we are going to see lots of technological equipments and aids. जो टेक्नोलॉजी के जो होता है उससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है और यहाँ पे भी होगी। सो टाइमिंग इज राइट। चलिए प्रणव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं और जो तमाम आपकी तरह स्पेशली एबल्ड लोग हैं या जो लोग नहीं हैं, जो जिनके परिवार में लोग हैं, उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। जिनके मन में अपने आप को लेकर के आत्मविश्वास की कमी होगी, वो निश्चित रूप से आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और आपकी जो सोच है वो आगे बढ़े। और जो आपका विजन 2020 है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल के अंदर वो तमाम चीज़ें जो आप सोच रहे हैं लोगों के लिए, वो तमाम चीज़ें पूरी हो। हमारे इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।